नमस्कार, ट्यून्स ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि कहना चाहिए कि एक बेहद मशहूर नाटक पर गहराई से बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर का एक मास्टरपीस, और ये प्रस्तुति घनश्याम सर द्वारा निर्मित और संपादित है। ये चर्चा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी जैसी परीक्षाओं के लिए और अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो आज का हमारा विषय है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसे हम आमतौर पर सिर्फ मैकबेथ कहते हैं। हम इसकी कहानी देखेंगे, इसके जो पात्र हैं काफी जटिल हैं, उनको समझेंगे, कुछ यादगार पल और वो सवाल जो ये नाटक आज भी हमारे सामने रखता है। बिल्कुल। मैकबेथ शेक्सपियर की त्रासदियों में, मतलब ट्रेजेडीज में, शायद सबसे छोटी है, पर इसकी तीव्रता, इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये नाटक असल में महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन, फिर अपराध बोध, गिल्ट और भाग्य, फेट और हमारी अपनी इच्छा, फ्री विल, इनके अंधेरे कोनों में झांकता है। ये थीम्स तो बहुत प्रबल है इसमें। जी, और माना जाता है कि इसे 1606 के आसपास लिखा गया था। ये शेक्सपियर की आखिरी महान त्रासदियों में से एक मानी जाती है। और इसका जो सोर्स है वो हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड 1587 है। सही है, का बिल्कुल। कहानी मध्युबीन स्कॉटलैंड में है। हाँ, बिल्कुल। शेक्सपियर ने इतिहास से प्लॉट और किरदार तो लिए, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से एक मनोवैज्ञानिक गहराई दी है, एक नैतिक जटिलता दी है जो कमाल की है। कहानी स्कॉटलैंड की है, उस समय की जहां सत्ता, वफादारी, ये सब बहुत नाजुक धागों से बंधा था। और यहीं हमें मैकबेथ मिलता है। शुरू में एक बहादुर योद्धा है, थेन ऑफ ग्लैमिस है। थेन? ये स्कॉटलैंड की उपाधि है ना? हाँ, लॉर्ड जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, एक सामंती उपाधि, जैसे अर्ल या लॉर्ड होते थे। तो मैकबेथ शुरू में काफी सम्मानित है। तो चलिए कहानी के उस मोड़ से शुरू करते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। नाटक की शुरुआत ही बड़ी अजीब रहस्यमयी सी है। 3 चुड़ैलें, 3 विचेस। हाँ, वो दृश्य तो कमाल का है। गरज, बिजली और वो तीनों मिलती हैं, और उनकी पहली ही पंक्ति वो माहौल सेट कर देती है। Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and fill the air. अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है। ये तो पूरे नाटक का सार लगता है एक तरह से। है ही। ये एक लाइट मोटिव बन जाता है। मतलब जो दिख रहा है वो शायद सच नहीं है, और सच शायद भ्रम जैसा है, और वो तय करती हैं कि मैकबेथ से मिलेंगी। और दूसरी तरफ राजा हैं, किंग डंकन। उन्हें खबर मिलती है कि उनके सेनापति मैकबेथ और बैंको, इन्होंने विद्रोहियों को और नॉर्वे की सेना को हरा दिया है। हाँ, मैकबेथ की बहादुरी की बहुत तारीफ होती है, और किंग डंकन इतने खुश होते हैं कि वो उसे थेन ऑफ कॉडोर का खिताब देने का फैसला करते हैं। पिछला थेन देशद्रोही निकला था, तो उसकी जगह अब मैकबेथ को। अच्छा, और यही कहानी का वो मोड़ आता है जब मैकबेथ और बैंको लौट रहे होते हैं। जी बिल्कुल। युद्ध के मैदान से लौटते हुए एक सुनसान सी जगह पर वो उन्हीं 3 चुड़ैलों से मिलते हैं। ये बहुत ही नाटकीय मुलाकात है। चुड़ैलें मैकबेथ को 3 तरह से पुकारती हैं। पहले थेन ऑफ ग्लैमिस, जो वो है, फिर थेन ऑफ काउडर, ये वो अभी बना नहीं है, उसे पता भी नहीं है, लेकिन चुड़ैलों को पता है। हाँ, और तीसरी सबसे अहम बात, किंग हियर आफ्टर, यानी आगे चलकर राजा बनेगा। और ये सुनते ही मैकबेथ के मन में वो महत्वाकांक्षा का बीज वो पड़ जाता है। बैंको भी तो पूछता है अपना भविष्य। हाँ, बैंको भी पूछता है, और उसे जो जवाब मिलता है वो बड़ा विरोधाभासी है, पैराडॉक्सल। वो कहती हैं, लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नन। मतलब मैकबेथ से कमतर भी महान भी, उतना सुखी नहीं पर ज्यादा सुखी, और राजाओं का पिता बनेगा, खुद राजा नहीं बनेगा। अजीब है, बहुत अजीब। और ये भविष्यवाणियां दोनों के किरदारों और उनके भाग्य को एक तरह से दिशा देती हैं। और फिर क्या होता है? जैसे ही चुड़ैलें गायब होती हैं, तभी रॉस नाम का एक थेन, एक दूत आता है, और वो मैकबेथ को बताता है कि राजा ने उसे थेन ऑफ कॉडोर बना दिया है। ओह, तो पहली भविष्यवाणी वो तुरंत सच हो गई। इसका क्या असर होता है मैकबेथ पर? जाहिर है वो चौंक जाता है, हैरान रह जाता है। भविष्यवाणी का एक हिस्सा इतनी जल्दी सच हो गया। अब राजा बनने की बात उसके लिए सिर्फ एक दूर का ख्याल नहीं रहती, वो एक संभावना बन जाती है। उसका वो पहला संवाद है ना, या सो फेयर एंड फाउल अ डे आई हैव नॉट सीन, ये सीधा चुड़ैलों की बात से जुड़ता है। फेयर इज फाउल, उसके अंदर का द्वंद्व शुरू हो जाता है।
और फिर किंग डंकन आते हैं, मैकबेथ की तारीफ करते हैं और घोषणा करते हैं कि वो रात मैकबेथ के किले इन्वर्नेस में रुकेंगे। हाँ, और साथ ही एक और अहम घोषणा करते हैं। वो अपने बड़े बेटे मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड घोषित कर देते हैं। ये तो मैकबेथ के रास्ते में एक और कांटा आ गया। बिल्कुल। अब उसे लगता है कि सिंहासन तक पहुंचना है तो डंकन ही नहीं, मैल्कम को भी हटाना होगा, और वो फौरन अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को एक पत्र लिखता है, इन भविष्यवाणियों के बारे में बताता है। और यहाँ एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की, एक बहुत ही दमदार किरदार। बहुत ज्यादा, शायद मैकबेथ से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी। वो पत्र पढ़ती है और फौरन समझ जाती है कि मैकबेथ के मन में क्या चल रहा है। लेकिन उसे ये भी डर है कि मैकबेथ का स्वभाव, वो कहती है ना, टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस है। हाँ, कि वो शायद ये क्रूर काम कर नहीं पाएगा। जी। और फिर वो अपना वो मशहूर अनसेक्स मी हियर वाला सोलोक्यू बोलती है। वो बुरी आत्माओं से प्रार्थना करती है कि उसे स्त्री की कोमलता से मुक्त कर दें ताकि वो हत्या की योजना बना सके, उसे अंजाम दे सके। और जब मैकबेथ किले पहुंचता है तो लेडी मैकबेथ पूरी तरह तैयार है। वो उसे डंकन की हत्या के लिए उकसाती है, उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है, उसे कायर तक कह देती है, और आखिरकार वो मैकबेथ को मना ही लेती है। तो वो रात आती है। योजना क्या बनती है हत्या की? योजना ये है कि लेडी मैकबेथ राजा के जो अंगरक्षक हैं, चेम्बरलिन्स, उन्हें शराब पिलाकर बिल्कुल धुत कर देगी ताकि वो सो जाएं। हाँ, फिर मैकबेथ जाएगा, सोते हुए डंकन को उन्हीं अंगरक्षकों के खंजरों से मार देगा और खंजर वापस उन्हीं के पास रख देगा, खून लगाकर, ताकि शक उन पर जाए। लेकिन ये करना मैकबेथ के लिए आसान नहीं होता। उसे वो दिखता है ना, हवा में तैरता हुआ खंजर। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध हैलुसिनेशन है, खून से सना हुआ खंजर। Is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? वो खुद से पूछता है। ये दृश्य उसकी मानसिक उथल-पुथल दिखाता है। महत्वाकांक्षा एक तरफ खींच रही है, अपराध बोध दूसरी तरफ। वो खंजर उसे हत्या की ओर ले भी जा रहा है और डरा भी रहा है। खैर, अंत में वो हत्या कर देता है। लेकिन वो इतना घबरा जाता है कि खून सने खंजर अपने साथ ही ले आता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ लेडी मैकबेथ स्थिति संभालती है। वो उसे डांटती है, कहती ये क्या बचपना है। वो खुद खंजर वापस ले जाती है, सोए हुए अंगरक्षकों के पास रखती है, उनके चेहरों पर खून मल देती है और कहती है, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। थोड़ा सा पानी हमें इस काम से साफ कर देगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? पानी से धुल जाते हैं खून के दाग? बिल्कुल नहीं। ये शब्द बाद में उसी पर एक व्यंग्य की तरह लौटते हैं। हत्या के बाद प्रकृति में भी गड़बड़ी दिखाई जाती है। अंधेरा छाया रहता है, घोड़े हिंसक हो जाते हैं, अजीब आवाजें आती हैं, जैसे प्रकृति भी इस अननेचुरल काम का विरोध कर रही हो। और फिर अगली सुबह मैकडफ, जो थेन ऑफ फाइफ है, और लेनॉक्स आते हैं। मैकडफ राजा को जगाने उनके कमरे में जाता है और वहीं उसे हत्या का पता चलता है। और फिर महल में हंगामा मच जाता है। जाहिर है, शोर मचता है। मैकबेथ शक से बचने के लिए बड़े गुस्से का नाटक करता है और फौरन उन बेचारे नशे में धुत अंगरक्षकों को मार देता है। ये कहकर कि राजा के हत्यारों को देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। ये भी उसकी चालाकी थी। हाँ, ताकि वो अपनी बेगुनाही का कोई सबूत न दे सकें। अब डंकन के जो बेटे हैं, मैल्कम और डोनाल्ड, वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिसने राजा को मारा है वो उन्हें भी मार सकता है। हाँ, उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। डोनाल्ड कहता भी है, There's daggers in men's smiles, the nearer in blood, the nearer bloody। मतलब लोगों की मुस्कुराहट में भी खंजर हो सकते हैं। जो रिश्ते में जितना करीब है उससे उतना ही खतरा है। तो वो दोनों भाग जाते हैं। मैल्कम इंग्लैंड चला जाता है, डोनाल्ड आयरलैंड। हाँ, और उनके भागने से शक उन पर और गहरा हो जाता है। लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने ही पिता की हत्या करवाई है। और इसका सीधा फायदा मैकबेथ को मिलता है। जी, उसका राजा बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है और वो स्कॉटलैंड का नया राजा बन जाता है। लेकिन चुड़ैलों की एक भविष्यवाणी अभी बाकी है, बैंकों वाली, कि उसके वंशज राजा बनेंगे। सही कहा, मैकबेथ राजा तो बन गया है, पर उसे चैन नहीं है। वो असुरक्षित महसूस करता है।
उसे बैंक्वो और उसके बेटे फ्लियोन्स से डर लगता है। उसे लगता है जब तक वो जिंदा है उसका सिंहासन खतरे में है। तो अब वो बैंकों को रास्ते से हटाने की सोचता है। हाँ, वो 3 हत्यारों को काम पर रखता है, बैंक्वो और फ्लियोन्स दोनों को मारने के लिए। और क्या वो सफल होते हैं? पूरी तरह नहीं। वो बैंक्वो को तो घात लगाकर मार देते हैं, लेकिन अंधेरे में फ्लियोन्स बचकर भाग निकलता है। ये तो मैकबेथ के लिए बहुत बुरी खबर हुई। मतलब खतरा अभी टला नहीं। बिल्कुल नहीं। वो बहुत गुस्सा होता है जब उसे पता चलता है जब तक फ्लियोन्स जिंदा है वो भविष्यवाणी सच हो सकती है। और इसी डर और अपराध बोध का नतीजा हमें उस बैंक्वेट सीन में देखने को मिलता है। हाँ, वो भोज वाला दृश्य बड़ा नाटकीय है वो भी। बहुत। मैकबेथ ने सभी लॉर्ड्स को दावत पर बुलाया है। सब बैठे हैं, लेकिन तभी मैकबेथ को बैंक्वो का भूत दिखाई देता है और वो भूत ठीक उसी की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। और ये भूत सिर्फ मैकबेथ को ही दिखता है। हाँ, सिर्फ उसे। और उससे बातें करने लगता है, चीखने लगता है। हाँ। जाहिर है सारे मेहमान हैरान परेशान हो जाते हैं कि राजा को क्या हो गया। लेडी मैकबेथ फिर से संभालने की कोशिश करती है। हाँ, वो कहती है कि राजा को बचपन से ऐसी बीमारी है, दौरे पड़ते हैं, चिंता की बात नहीं। लेकिन मैकबेथ काबू में नहीं आता। भूत दोबारा आता है। आखिरकार लेडी मैकबेथ को कहना पड़ता है कि दावत खत्म हुई, आप लोग जाइए। ये घटना तो मैकबेथ के मानसिक संतुलन को और बिगाड़ देती होगी। बिल्कुल। अपराध बोध अब उसे सचमुच भूत बनकर सता रहा है। इस घटना के बाद वो और ज्यादा तानाशाह जैसा और डरा हुआ हो जाता है। वो फैसला करता है कि उसे और जवाब चाहिए, उसे सच्चाई जाननी है। और वो फिर से उन चुड़ैलों के पास जाता है। हाँ, ये दूसरा मशहूर दृश्य है चुड़ैलों के साथ, कॉल्ड्रॉन सीन, जहां वो कड़ाहे में अजीब अजीब चीजें डालकर जादू कर रही होती हैं और गाती हैं, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। दोगुनी मेहनत, दोगुनी मुसीबत। मैकबेथ उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछता है। जी, और चुड़ैलें सीधे जवाब नहीं देती। वो 3 प्रेत एपरिशंस बुलाती हैं और वो उसे 3 और चेतावनियां या भविष्यवाणियां देते हैं। क्या है वो? पहला प्रेत है एक कवच पहना हुआ सिर, एन आर्म्ड हेड। वो कहता है बिवेयर मैकडफ, बिवेयर द थेन ऑफ 5, मैकडफ से सावधान रहो। दूसरा प्रेत है एक खूनी बच्चा, अ ब्लडी चाइल्ड। वो कहता है बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, लव टू स्कॉर्न द पावर ऑफ मैन, फॉर नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। यानी कोई भी औरत से जन्मा इंसान मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तीसरा प्रेत है एक ताज पहना बच्चा जिसके हाथ में पेड़ है, अ चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड। वो कहता है मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड बी until great Burnham Wood to hide Dunsinane Hill shall come against him। जब तक बर्नम का जंगल चलकर डंसनिन पहाड़ी पर ना आ जाए, मैकबेथ को कोई हरा नहीं सकता। ये भविष्यवाणियां सुनकर तो मैकबेथ को लगा होगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ बिल्कुल, उसे यही लगता है। वो सोचता है हर इंसान तो औरत से ही जन्म लेता है और जंगल भला कैसे चल सकता है। मैकडफ वाली चेतावनी को वो गंभीरता से लेता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे लगता है कि उसकी जीत पक्की है। लेकिन वो फिर भी एक सवाल पूछता है बैंकों के वंशजों के बारे में। हाँ, वो जानना चाहता है कि क्या बैंकों के बेटे राजा बनेंगे, और चुड़ैलें उसे 8 राजाओं की एक कतार दिखाती हैं जो बैंकों जैसे दिखते हैं, और अंत में बैंकों का भूत भी आता है मुस्कुराता हुआ। ये देखकर तो उसका डर और पक्का हो गया होगा। बिल्कुल, उसे समझ आ जाता है कि बैंकों का वंश चलेगा। चुड़ैलों की ये भविष्यवाणियां असल में उसे सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती हैं। वो और ज्यादा लापरवाह और ज्यादा क्रूर बन जाता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है, वो गुस्से में पागल हो जाता है और एक भयानक फैसला लेता है। वो मैकडफ के महल पर हमला करने का आदेश देता है और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, महल में जितने भी लोग हैं, सबको मरवा देता है। ये तो बहुत ही क्रूर और व्यर्थ हिंसा है, निर्दोषों की हत्या। हाँ, ये उसकी क्रूरता की हद है, और इसका नतीजा ये होता है कि मैकडफ का बदला लेने का इरादा और मजबूत हो जाता है। उधर इंग्लैंड में मैल्कम अपनी सेना बना रहा है, मैकडफ भी उसके साथ है। जब रॉस उसे खबर देता है कि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है, तो मैकडफ टूट जाता है, लेकिन फिर वो अपने दुख को अपनी ताकत बनाता है। वो कहता है बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन। उसे बदला लेना है। और इस बीच डंसिनेन में लेडी मैकबेथ का क्या हाल है, जो पहले इतनी मजबूत दिख रही थी? अब अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। अब हमें उसका वो प्रसिद्ध स्लीप वॉकिंग सीन देखने को मिलता है, नींद में चलने वाला दृश्य। हाँ, वो बहुत डरावना है।
रात में एक डॉक्टर और एक सेविका उसे देखते हैं। वो नींद में उठकर चलती है, अपने हाथों को ऐसे मलती है जैसे खून के धब्बे छुड़ा रही हों, और बुदबुदाती रहती है डंकन की हत्या, बैंकों की हत्या, लेडी मैकडफ की हत्या के बारे में। मुंह कहती है, आउट डैम्ड स्पॉट, आउट आई से, येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, निकल जा मनहूस धब्बे। किसने सोचा था उस बूढ़े आदमी में इतना खून होगा? हाँ, और फिर कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरब के सारे इत्र भी इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल उलट है उसकी पहले कही बात से कि थोड़ा सा पानी सब साफ कर देगा। बिल्कुल, अब उसे एहसास हो रहा है कि अपराध का दाग कितना गहरा है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि अपराध बोध ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है, और बाद में हमें पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेडी मैकबेथ की मौत की खबर मैकबेथ तक पहुंचती है। हाँ, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो जैसे सुन्न हो गया हो। शायद अब उसमें कुछ भी गहरा महसूस करने की शक्ति बची ही नहीं है। और यहीं वो अपना वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे निराशावादी सोलिलिक्वी बोलता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. कल और कल और कल दबे पांव सरकता रहता है समय के अंत तक। और फिर वो जीवन के अर्थ पर सवाल उठाता है। Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. जीवन क्या है? बस एक चलती फिरती परछाई, एक बेचारा एक्टर जो मंच पर कुछ देर अकड़ता है, चिल्लाता है और फिर गायब हो जाता है। It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. एक मूर्ख की सुनाई कहानी, शोर और गुस्से से भरी, जिसका कोई मतलब नहीं। ये पंक्तियां जीवन की निरर्थकता पर शायद सबसे शक्तिशाली टिप्पणियां हैं। और जैसा आपने शुरू में बताया था, विलियम फॉकनर के उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी का टाइटल यहीं से लिया गया है। ये दिखाता है इनका असर। लेकिन युद्ध तो अभी बाकी है। मैल्कम और मैकडफ की सेना डंसिनेन की तरफ बढ़ रही है, और यहीं पर तीसरी भविष्यवाणी पूरी होती है, बिरनम वुड वाली। हाँ, बड़े अनोखे तरीके से मैल्कम अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वो बर्नम वुड के जंगल से पेड़ों की टहनियां काट लें और उन्हें अपने सामने ढाल की तरफ पकड़कर आगे बढ़ें, ताकि उनकी असली संख्या का पता न चले। बिल्कुल। तो जब एक दूत भागता हुआ मैकबेथ के पास आता है और हाँपते हुए बताता है कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्नम वुड का जंगल पहाड़ी की तरफ चल रहा है, तब मैकबेथ को पहली बार लगता है कि शायद चुड़ैलों ने उसे धोखा दिया है। हाँ, उसे डर लगने लगता है। लेकिन उसे अब भी दूसरी भविष्यवाणी पर भरोसा है कि औरत से जन्मा कोई उसे मार नहीं सकता। युद्ध शुरू होता है, मैकबेथ लड़ता है, आखिर में उसका सामना मैकडफ से होता है। मैकबेथ पहले तो उससे लड़ने से हिचकाता है, कहता है कि उसका खून पहले ही बहुत बह चुका है, शायद लेडी मैकडफ और बच्चों की हत्या का अपराध बोध। लेकिन फिर वो अपनी अमरता की शेखी बघाड़ता है, कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो नन ऑफ वुमन बॉर्न को ही मार सकता है। और यही मैकडफ वो राज खोलता है। हाँ, वो कहता है, डिस्पेयर दाई चार्म, मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब अनटाइमली रिप्ड। मतलब उसे माँ के गर्भ से समय से पहले ऑपरेशन करके निकाला गया था, सिजेरियन बर्थ। वो सामान्य तरीके से पैदा नहीं हुआ था। ओह, तो टेक्निकली वो वुमन बॉर्न नहीं था जैसा मैकबेथ समझ रहा था। बिल्कुल, चुड़ैलों ने शब्दों का खेल खेला था। ये सुनते ही मैकबेथ के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हो गई एक तरह से। अब कोई रास्ता नहीं बचता। नहीं, वो लड़ने का फैसला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और अंत में मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। और फिर मैकडफ मैकबेथ का कटा हुआ सिर लेकर मंच पर आता है। ये पहली भविष्यवाणी का भी अंत है, बिवेयर मैकडफ। हाँ, और मैल्कम को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित किया जाता है। राज्य में शांति और व्यवस्था फिर से कायम होती है। तो नाटक का अंत तो व्यवस्था की बहाली से होता है, लेकिन वो बैंकों वाली भविष्यवाणी, उसका क्या हुआ? राजा तो मैल्कम बना। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। फ्लॉन्स तो बच निकला था, नाटक में तो वो राजा नहीं बनता। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, उस समय के जो दर्शक थे, खासकर किंग जेम्स I, जो शेक्सपियर के संरक्षक थे, हाँ, वो खुद को बैंकों का वंशज मानते थे। बिल्कुल, तो दर्शकों के लिए ये अंडरस्टूड था कि हाँ, भविष्य में बैंकों का वंश ही राज करेगा, भले ही वो इस नाटक के फ्रेम में न दिखाया गया हो।
ये शायद शेक्सपियर की तरफ से राजा को एक तरह की श्रद्धांजलि भी थी। वाकई इस नाटक में कितनी परतें हैं, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक। कुछ और कोट्स याद आते हैं, जैसे डंकन का वो कहना, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। चेहरे पर मन नहीं पड़ सकते। कितनी विडंबना है। हाँ, क्योंकि वो मैकबेथ के चेहरे पे भरोसा कर रहा है, या मैकबेथ का वो सोचना हत्या से पहले, इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली। अगर काम करने से खत्म हो जाए तो जल्दी कर लेना चाहिए। वो नतीजों से डर रहा है। और लेडी मैकबेथ का वो कहना, व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। पर बाद में उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और मैकबेथ का वो कथन भी है कि आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार दैट रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर। मैं खून में इतना धंस गया हूं कि लौटना उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना। तो अंत में ये नाटक हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है, खासकर महत्वाकांक्षा के बारे में? मैकबेथ हमें दिखाता है कि महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, अगर उस पर कोई लगाम न हो तो वो कैसे एक अच्छे बहादुर इंसान को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। ये सिर्फ बाहरी तबाही नहीं लाती, ये आत्मा को भी मार देती है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों इसके जीते जागते उदाहरण हैं। और अपराध बोध, गिल्ट, उसका असर भी बहुत साफ दिखाया गया है। हाँ, खासकर लेडी मैकबेथ के किरदार में ये दिखाता है कि अपराध का जो बोझ है वो कैसे इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है, उसे पागलपन की हद तक ले जा सकता है। मैकबेथ का गिल्ट उसे और ज्यादा हिंसा की तरफ ले जाता है, जबकि लेडी मैकबेथ का गिल्ट उसे तोड़ देता है। और वो सबसे बड़ा सवाल, भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा, फेट वर्सेस फ्री विल। क्या मैकबेथ का गिरना तय था क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी कर दी थी, या उसके अपने चुनाव थे? ये शायद इस नाटक का सबसे गहरा सवाल है। क्या चुड़ैलें सिर्फ भविष्य बता रही थीं, या वो उसे उकसा भी रही थीं? क्या मैकबेथ के अंदर वो महत्वाकांक्षा पहले से थी जिसे बस एक चिंगारी मिली, या वो पूरी तरह से हालात का और लेडी मैकबेथ के असर का शिकार था? शेक्सपियर कोई सीधा जवाब नहीं देते। नहीं देते। शायद सच कहीं बीच में है। मैकबेथ के पास चुनाव करने के मौके थे, हर कदम पर थे, लेकिन उसने गलत चुनाव किया। भविष्यवाणियां शायद एक कैटलिस्ट थीं, एक उत्प्रेरक, पर शायद कारण नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं और शायद आगे भी सोचेंगे। यही शायद मैकबेथ की खासियत है। निश्चित रूप से ये इंसान के स्वभाव के अंधेरे कोनों की, सत्ता के करप्टिंग इन्फ्लुएंस की और हमारे कर्मों के नतीजों की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। उम्मीद है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ पर यह विस्तृत चर्चा हमारे सुनने वालों को ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। और ये प्रस्तुति घनश्याम सर द्वारा निर्मित और संपादित की गई थी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आप अंग्रेजी साहित्य और दूसरे विषयों पर ऐसी ही गहरी बातचीत सुनना चाहते हैं तो कृपया ट्यून्स ऑडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण पाठों को सुनने के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।